बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और वो भी हम बहुत ही इजी तरीके में पढ़ेंगे, बहुत ही इजी वे में। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है। ठीक है, और इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो टॉपिक है ये आपको मिलेगा बुक में, जो बायोकेमिस्ट्री का रिकमेंडेड बुक है सत्यानारायण वाला। तो उसमें ये आपको पेज नंबर 228 पर मिलेगा। ठीक है, ये ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन, पेज नंबर 226, सॉरी, ये आपको ये टॉपिक बुक में इधर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि इसमें क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि ये हमारे पास सेल है। सेल में मुख्तलिफ की बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, ग्लाइकोलिसिस इसके अलावा बहुत सारे। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होता है, और इसके अलावा जो रिएक्शंस है ग्लाइकोलिसिस के बाद, यानी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो पीडीएच कम्प्लेक्स था, सिट्रिक एसिड साइकिल, तो वो होता था माइटोकॉन्ड्रिया में। ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पर पीटीएच कम्प्लेक्स, टीसीएस साइकिल, और उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के नाम से ही पता चलता है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ चेन लाइक मैनर थ्रू डिफरेंट कम्प्लेक्सेस। ठीक है, डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स और को एंजाइम्स प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में, और उसमें इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र होती है, उसके बाद एटीपी की जनरेशन होती है। ठीक है, एटीपी जस्ट कैश होती है एनएडीएच और एफएडीएच से। ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जो मैंने इधर मुख्तलिफ कलर से बनाए हैं। ये है मैं हमारे ये भी आप तो सुन लें कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 5 कम्प्लेक्सेस होते हैं। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, ये जो कम्प्लेक्स नंबर 1 है ये है एनएडीएच डिहाइड्रोजिनेस, सेकंड नंबर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, थर्ड नंबर साइटोक्रोम सी ऑक्सीओ रिडक्टेस। ठीक है, और जो फोर्थ नंबर है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज AA3। ठीक है, उसके अलावा जो 5 नंबर कम्प्लेक्स है वो है एटीपी साइंथेज, और ये सारे एंजाइम्स हैं। ठीक है, ये कम्प्लेक्स नंबर 5 जो है ये भी एंजाइम है। एटीपी सिंथेसिस असल में यहाँ होती है। ठीक है, ये जो 4 है, ये जो 4 कम्प्लेक्सेस है, ये एटीपी सिंथेसिस के लिए इन्वायरमेंट को फेवरेबल बनाती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है इसके। ठीक है, एक है आउटर मेम्ब्रेन, एक है इनर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन में ये सारे कम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर 1 मैंने यहाँ बनाया है, इसमें एफएमएन होता है। उसके अलावा कम्प्लेक्स नंबर 2 में भी एफएमएन होता है, और ये जो है ये फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, और इसके अलावा जो कोएंजाइम ए है ये एज ए कोफैक्टर काम करता है। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर 1 और 2 के दरमियान एक कोएंजाइम ए होता है। उसके अलावा कम्प्लेक्स नंबर 2 और 3 के दरमियान भी एक कोएंजाइम क्यों, सॉरी मैंने इधर कोएंजाइम ए कह दिया, लेकिन कोएंजाइम क्यों होता है। ठीक है, उसको इन दोनों को यूबिक्विनोन भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा कम्प्लेक्स नंबर 3 जो है, कम्प्लेक्स नंबर 3 है साइटोक्रोम सी ऑक्सीओ रिडक्टेज। इसमें ये जो आयरन होता है, ये इसका फंक्शन मैं आपको बताता हूँ सारे प्रोसेस में, लेकिन इसमें आयरन होता है फेमिन जी की जगह। ठीक है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज AA3, कम्प्लेक्स नंबर 4 में भी आयरन होता है। उसके बाद ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, और इधर मतलब इसी मेम्ब्रेन में, लेकिन ये मैंने इस तरह बनाया है, तो कम्प्लेक्स नंबर 5 भी प्रेजेंट होता है। कम्प्लेक्स नंबर 5 के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। ये जो कम्प्लेक्स नंबर 5 है, इसका स्ट्रक्चर कुछ बुक में इस तरह दिया गया है, और बुक में भी कहा गया है कि एक लॉलीपॉप की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें 2 यूनिट्स होते हैं, एफ नॉट यूनिट एंड एफ यूनिट। F1, सॉरी, ये F1 यूनिट है और ये एफ नॉट यूनिट है। ठीक है, एफ नॉट यूनिट ये जो असल में ऐसा होता है कि ये जो इसको एफ नॉट यूनिट, इसमें सी यूनिट्स होते हैं। ठीक है, और ये सी यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन तक। ये सारा कम्प्लेक्स जो है इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो F1 पोर्शन है, ठीक है, यूनिट है, इसमें सब यूनिट है गेमा यूनिट, अल्फा यूनिट एंड बीटा यूनिट। तो इस नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोसेस है उसमें हम पढ़ते हैं कि इन सारे सब यूनिट्स का क्या काम क्या है। ठीक है, तो ये दूसरा डायग्राम है, मैंने इसको इस तरह अच्छे से बनाया है ताकि आप लोगों को बहुत इजीली समझ आ जाए कि क्या होता है इसमें। तो ग्लाइकोलिसिस में, टीसीएस साइकिल में, पीडीएच में, इसके अलावा जितने भी रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास NADH2 FADH2 प्रोड्यूस होते हैं, और वहाँ पर हम कहते थे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इसके ये कैश होते हैं, एटीपी की फॉर्मेशन करती है। तो ये किस तरह करता है, और NADH2 हमारे पास 2.5 ATP देता है, जबकि जो FADH2 है वो 1.5। तो अभी आपका ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आता है NADH2, और यही NADH2 यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, रिड्यूस नहीं होता क्या, जब, तो ये जो NADH2 होता है ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, और जो इसके साथ H2 है, यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है FMN को। ठीक है, तो ये NAD बन जाता है वापस, और ये NAD रिजनरेट होकर वहाँ पर उन रिएक्शन में चला जाता है। ठीक है, अब ये जो प्रोटॉन है, सॉरी इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं NADH2 से
FMN में, तो ये बन जाता है FMNH2, ठीक है। इसके साथ ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पर ये जो मैंने रेड कलर से बनाया है, ये है हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टर्स, ठीक है। ये स्ट्रक्चर्स यहाँ पर मैंने बनाया था लेकिन मैं आपको बता नहीं सका। ये है हाइड्रोजन पंप। इसका काम क्या होता है, जब ये मतलब कि इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम NaDH2 टू FMN, ठीक है, तो इस वक्त जो है हाइड्रोजन आयंस इस पंप के थ्रू बाहर जाते हैं। और आपको पता है कि 4 हाइड्रोजन आयंस यहाँ से बाहर जाते हैं, ठीक है, यानी 4 हाइड्रोजन आयंस यहाँ से बाहर निकल गए एक NaDH2 के लिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो आ गए FMNH2 के साथ, ठीक है, FMNH2, ये मैंने गलत लिखा है इधर, FMNH2। अब ये तो कम्प्लेक्स नंबर 1 में पहुंच गए, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है NaDH2 से, ये कम्प्लेक्स नंबर 1 हो गया, ये कम्प्लेक्स नंबर 2, इसके अलावा 3 और 4, ठीक है। अब जो FADH2 होता है वो आता है और वो FADH2 ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ये FADH2 ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है किस में, FAD में। और इसके साथ भी ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये ट्रांसफ़र कर देता है FMN को, और FMN बन जाता है FMNH2। तो यहाँ पर आप नोट कीजिए कि कम्प्लेक्स नंबर 2 के साथ कोई भी हाइड्रोजन पंप नहीं है, ठीक है, कोई भी हाइड्रोजन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो हो गए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए फ्रॉम NaDH2 एंड FADH2 टू द कम्प्लेक्सेस। अब ये जो दोनों कम्प्लेक्सेस हैं, कम्प्लेक्स नंबर 1 और 2, ये अपने ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देंगे कोएंजाइम Q को, ठीक है। ये भी ट्रांसफ़र कर देगा और ये भी ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आ गए। ये जो FMNH2 था ये वापस रिड्यूस ऑक्सीडाइज हो जाएगा FMN में, ठीक है, और ये भी FMN में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन आ गए कोएंजाइम Q के साथ, और ये कोएंजाइम Q कंबाइंड, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कोएंजाइम Q यहाँ वाला जो है इसको ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। तो हो गए ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आ गए, ठीक है। अब ये जो है ये क्या करते हैं, ये कोएंजाइम Q जो है दूसरा वाला, ये ट्रांसफ़र कर देता है इन इलेक्ट्रॉन्स को कम्प्लेक्स नंबर 3 को। और ये यहाँ पर जो आयरन होता है इसमें +3 के फॉर्म में होता है, यानी कि तो ये जो आयरन होते हैं ये फेरिक फॉर्म में होते हैं, ठीक है, यानी +3 फॉर्म में होते हैं। तो जब इसके साथ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं +2 में, और ये अनस्टेबल होता है तो अनस्टेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए वापस कन्वर्ट होना चाहता है फेरिक फॉर्म में, फेरस फॉर्म से, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ट्रांसफ़र कर देता है कम्प्लेक्स नंबर 4 को, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर जो है कम्प्लेक्स नंबर 3 के साथ भी हाइड्रोजन फॉर्म होता है जो कि हाइड्रोजन आयंस को बाहर मूव करता है। तो यहाँ से भी 4 हाइड्रोजन आयंस यहाँ पर मूव हो गए। तो अभी तक टोटली 8 हाइड्रोजन आयंस यहाँ तक आ गए। जब ये इलेक्ट्रॉन जो है फ्रॉम कम्प्लेक्स नंबर 3 ये कम्प्लेक्स नंबर 4 को ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आयंस बाहर मूव करते पुश होते हैं, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन इधर तक आ गए। तो टोटली हमारे पास 10 हाइड्रोजन आयंस इंदर मेम्ब्रेनल स्पेस में मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स है, 10 हाइड्रोजन आयंस बाहर आ गए। अब यहाँ क्या होता है, जो कम्प्लेक्स नंबर 4 होता है ये भी वापस स्टेबल होने के लिए क्या कर देता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर देता है ऑक्सीजन में। ये ऑक्सीजन यहाँ पर जो है, तो जो इलेक्ट्रॉन था वो कम्प्लेक्स नंबर 4 से ट्रांसफ़र हो गया ऑक्सीजन में। तो इसी तरह MCQs भी आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो आपने ऑक्सीजन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये ऑक्सीजन क्या करता है, H2 के साथ जो कि ऑलरेडी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है, H2O बनाता है तो वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। अब इन चारों कम्प्लेक्सेस का काम तो ख़त्म हो गया, लेकिन इनका जो मेन फंक्शन था वो क्या था कि हाइड्रोजन आयंस को बाहर मूव करे, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि हमारे पास एक ATP की सिंथेसिस के लिए कितने हाइड्रोजन आयंस चाहिए, ठीक है। एक ATP के लिए हमें 4 हाइड्रोजन आयंस चाहिए। तो टोटल हमारे पास पुश करता है 10 हाइड्रोजन आयंस। अब अगर NAD आ गया यानी NaDH2, ठीक है, तो NaDH2 के लिए हमारे पास कितने हाइड्रोजन आयंस पुश करते हैं। NaDH2 कम्प्लेक्स नंबर 1 से शुरू होता है कम्प्लेक्स नंबर 3 में, और इसके अलावा 4 यहाँ तक इसमें हाइड्रोजन आयन NaDH2 के लिए पुश होते हैं। तो 4 यहाँ पर और 2, तो टोटल 10 हाइड्रोजन आयंस एक NaDH2 मॉलिक्यूल के लिए पुश होते हैं। अगर FADH2 को देखा जाए तो FADH2 के लिए सिर्फ कम्प्लेक्स नंबर 3 और 4 के साथ जो हाइड्रोजन पंप है सिर्फ वहाँ पर पुश होते हैं हाइड्रोजन आयन। तो 6 हाइड्रोजन आयन एक FADH2 के लिए पुश होते हैं। तो अब देखते हैं कि किस तरह 2 NaDH2 से
मतलब NADH2 को की काउंट करें तो हमारे पास 10 हाइड्रोजन आयंस मूव करते हैं और एक ATP के लिए 4 हाइड्रोजन आयंस चाहिए, तो हमारे पास NADH2 2.5 ATP प्रोड्यूस करता है। अगर FADH2 को देखा जाए तो FADH2 हमारे पास 6 हाइड्रोजन आयंस को मूव करता है और इसी तरह 1.5 ATP देते हैं, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन आयंस यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन स्पेस में आ गए, ठीक है, बहुत सारे, ठीक है। मैं इस तरह इसको लिख देता हूँ। तो ये जब इनकी मिकदार यहाँ पर ज़्यादा हो जाती है तो ये, और इसको कहते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, कि प्रोटॉन ग्रेडियंट मतलब कि प्रोटॉन की पुश होती है फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू द इनर मेम्ब्रेनल स्पेस, और अब ये कंसंट्रेशन की वजह से, यानी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है इसकी, तो यहाँ पर बन जाती है बहुत ज़्यादा, तो ये वापस मूव करेंगे ताकि ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जा सके। तो मूव होने के लिए कम्प्लेक्स नंबर 5 में हमारे पास जो F0 यूनिट है, यानी C यूनिट्स जो होते हैं, इसके थ्रू ये पुश होते हैं, ठीक है, ये हाइड्रोजन आयंस। तो ये इस तरह जब पुश होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, तो इससे मूवमेंट होती है इस सी यूनिट की, ठीक है, ये मतलब रोटेट होता है, ठीक है। और इस रोटेशन की वजह से ये जो गेमा यूनिट है, गेमा सब यूनिट, ये भी रोटेट होता है। इसकी रोटेशन की वजह से अल्फ़ा और बीटा भी रोटेट होते हैं। तो अल्फ़ा सब यूनिट का काम है कि इस सारे एंजाइम्स को, मतलब इसकी एक्टिविटी को एक्टिवेट करे, लेकिन असल काम जो होता है वो बीटा सब यूनिट का होता है। बीटा सब यूनिट जो है कम्प्लेक्स नंबर 5 में, उसका काम, उसके साथ जो है, मतलब उसके 2 साइड्स होते हैं, एक ADP और एक मतलब फॉस्फेट इसके साथ होता है। मैं आपको बुक से एक बात समझा देता हूँ कि नॉर्मली हमारे पास ये लूज़ फॉर्म में होते हैं। बुक में ये लिखा है कि ये लूज़ फॉर्म में होते हैं, ठीक है। लूज़ फॉर्म में मतलब कि इस तरह खुले होते हैं दोनों, लेकिन जब ये रोटेट करता है ये गेमा सब यूनिट, तो क्या होता है, ये टाइट फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है, टाइट फॉर्म में आ जाते हैं। ये बुक में लिखा है सारा सब कुछ। तो जब टाइट फॉर्म में आता है तो ये बीटा सब यूनिट मैंने इधर बनाया है, ठीक है। ये टाइट फॉर्म में आ गए, ADP और फॉस्फेट जब कंबाइन होते हैं तो वो हमें ATP देते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ वाटर की फॉर्मेशन भी होती है। तो जब हमारे पास 4 हाइड्रोजन आयंस मूव करते हैं, 4 हाइड्रोजन आयंस मूव करते हैं इधर, तो एक ATP यहाँ पर बनती है। तो इसी तरह NADH2 से हमें 2.5 और FADH2 से 1.5 ATP मिलते हैं। तो ये हो गया डायग्राम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, ठीक है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि ये जो NADH2 और FADH2 है, हमें ग्लाइकोलिसिस में भी NADH2 प्रोड्यूस होता है, और इसके अलावा PDH कम्प्लेक्स में भी। तो वो NADH2 अंदर कैसे आता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, तो उसके लिए कुछ शटल पाथवेज यूज़ होती है। शटल मैंने आपको पहले भी बताया था कि उन पाथवेज को कहते हैं जिसमें कोई मॉलिक्यूल किसी मेम्ब्रेन को पास करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही शार्ट तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि कितने शटल पाथवेज यूज़ होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए। तो अभी के लिए ये काफ़ी है। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।